हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है ज्योग्राफी की बुक से ड्रेनेज। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम ड्रेनेज सिस्टम, जो रिवर्स है, जो वाटर रिसोर्सेज है, उनके बारे में जो मेन यहाँ पर हम लेक्स और रिवर्स को इंक्लूड करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इंडिया में जो अलग अलग रिवर्स पाई जाती है, रिवर फ्लो करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ड्रेनेज का मतलब क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ मेन बातें जो ड्रेनेज से रिलेटेड होती है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है कि ड्रेनेज जो है वो एक ड्रेनेज जो टर्म है, जो वर्ड है, वो डिस्क्राइब करता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया में कौन सी रिवर है, कैसे वहाँ पर उस रिवर की वजह से काम होता है, कैसे वो रिवर फ्लो करती है, तो वो उस एरिया की हो जाती है ड्रेनेज। मतलब वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। यहाँ पर हमें दे रखा है एक वर्ड हमारे पास आया है ड्रेनेज बेसिन का। ओके, ड्रेनेज बेसिन और एक होता है वाटर डिवाइड। ठीक है, ड्रेनेज में हमारे पास दो मेन टर्म्स आती हैं, एक तो होता है ड्रेनेज बेसिन और एक आता है वाटर डिवाइड। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि किसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं और किसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो देखो, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि उस एरिया में, काफ़ी बड़े एरिया में, बस एक ही सिंगल रिवर होगी। ओके, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक सिंगल रिवर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। क्योंकि मान लो जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, इधर ओशियन में वो जाकर मर्ज हो जाती है, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन मेन जो रिवर है वो एक ही है। इसके अलावा उस एरिया में कोई भी मेन रिवर नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये जो रिवर होगी वो काफ़ी बड़ी होगी और ये अपने आसपास के एरिया में यहाँ पर हर जगह वाटर अवेलेबल कराएगी। ठीक है, तो वाटर जो रिसोर्सेज की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, वो सब इसी रिवर से कंप्लीट होगा। और एक सिंगल रिवर है, तो सिंगल रिवर होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। ओके, तो बेसिन का मतलब होगा बस एक ही मेन रिवर होगी, उसकी अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकती है छोटी छोटी, जैसे ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, लेकिन मेन रिवर एक है। और वो रिवर क्या करती है कि उस पर्टिकुलर बहुत लार्ज जो एरिया है उसको सब वहाँ पर जितनी भी वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो सभी उसी से कंप्लीट होती है, उसकी जो स्मॉल स्ट्रीम है उससे कंप्लीट होती है। तो उस एरिया को या उस जगह को या उस रिवर की वजह से जो एरिया वहाँ पर बना है, जो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। तो याद रखना है, जो ड्रेनेज बेसिन है वो किससे बनेगा? सिंगल रिवर से। सेकंड देखो, यहाँ पर दे रखा है ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी elevated area such as mountain or an upland separate two drainage basin such as upland is known as the water divide। अब देखो, आपको यहाँ पर वाटर डिवाइड की एक पिक्चर शो कर रखी है। ओके, दो स्ट्रीम है अलग अलग टाइप की। ओके, तो हमने तो यहाँ पर क्या देखा था? ड्रेनेज बेसिन में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि एक सिंगल रिवर थी। जैसे हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि अब हम यहाँ पर एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि बस हमारे पास ये ही पार्ट है, ये जो बी पार्ट है वो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि बीच में जो आपको ये रिवर दिख रही है ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें आके मिक्स हो रही है, और इधर मान लो ओशियन है और ओशियन में आके वो मर्ज हो रही है। ठीक है, मतलब रिवर एक ही है मेन, उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है जो इसमें मिक्स है। तो इसको जब ये सिंगल होगा, बस एक ही रिवर होगी वहाँ पर और कोई मेन रिवर नहीं होगी इस टाइप की, तो इसको तो हम बोलेंगे बेसिन। लेकिन अगर हम बात करें वाटर डिवाइड की, तो वाटर डिवाइड में क्या होगा कि वहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम होगी, अलग अलग रिवर होगी, उनकी खुद की ट्रिब्यूटरीज भी होगी। ठीक है, और वो अलग से अपना खुद का, जब वो ओशियन में मर्ज होगी तो वो उनकी जगह भी अलग होगी। ठीक है, कोई कहीं पे मर्ज हो रही है, कहीं पे जाके ओशियन में मर्ज होगी, कोई कहीं पे जाके।
ओके, तो ऐसे करके इनका ओशियन में मर्ज होने की जगह भी अलग होती है, जो स्ट्रीम होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है, उनका जो फ्लोइंग पार्ट होता है वो कैसे फ्लो करती है, कब माउंटेन अपलैंड इस तरह से करके। तो इस टाइप की जो स्ट्रीम होगी उनको हम क्या बोलेंगे, वाटर डिवाइड बोलेंगे। ओके, तो अब देखो ड्रेनेज बेसिन का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अमेजन बेसिन का। ओके, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन जो एक सिंगल रिवर से बना है, और वो रिवर कौन सी है, अमेजन रिवर है, और उसकी वजह से बस वो एक ही रिवर है वहाँ पर, काफ़ी सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो अमेजन है, एक ही रिवर है उस एरिया में जो मेन रिवर है, और उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन उस एरिया का मोस्टली जो पार्ट है वहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट किससे कंप्लीट होती है, अमेजन रिवर से होती है। ओके, तो उसी की वजह से उसके आसपास का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, अमेजन बेसिन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है मुझे कमेंट में कि इंडिया में किस टाइप का ड्रेनेज पाया जाता है, बेसिन में या वाटर डिवाइड में। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे वीडियो को देखते हुए कि इंडिया में जो रिवर सिस्टम पाया जाता है वो ड्रेनेज बेसिन के अंडर में आता है या वाटर डिवाइड के अंडर में आता है। उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बनाती है, अमेजन रिवर बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग रिलीफ फीचर्स भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी जो है वो अलग अलग टाइप का है। अकॉर्डिंग द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो इंडियन रिवर्स है वो दो मेन पार्ट में, मेन ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट आती है द हिमालयन रिवर और सेकंड आती है द पेनिनसुलर रिवर। ओके, एक तो हमारे पास वो रिवर आएगी जो हिमालयन रिवर्स में इंक्लूड होगी, एक वो रिवर्स आएंगी जो पेनिनसुलर रिवर्स में इंक्लूड होगी। इनके बारे में हम एक्सप्लेन में इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, इनके अलग अलग पार्ट होते हैं जो ये जहाँ से ये ऑर्गेनेट होती हैं। द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे। और ये रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स होती है और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती है, इनमें अलग अलग रिवर्स को इंक्लूड किया जाता है और ये अलग अलग होती है, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पर्निनल। जो हिमालयन रिवर्स है वो पर्निनल होती है। पर्निनल का मतलब क्या होता है, वो रिवर्स जो पूरे साल फ्लो करती है, उनमें हमेशा पानी रहता है, वो कभी भी सूखती नहीं है। ओके, तो हिमालयन रिवर्स जो होती है वो पर्निनल्स रिवर होती है, मतलब वहाँ उसमें हमेशा पानी होता है और हमेशा वो फ्लो करती है, कभी भी उनमें ऐसा नहीं होता कि पानी बिल्कुल सूख गया हो। इट मीन दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये है कि पूरे साल इनमें पानी बहता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्ट स्नो फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन। और ये सब किसकी वजह से होता है, क्यों ऐसा होता है कि उसमें हमेशा पानी होता है, तो वो इसकी वजह से, क्योंकि एक तो रेनफॉल की वजह से इनको पानी मिल जाता है, और दूसरा क्योंकि माउंटेन से आती है, और माउंटेन पे हमें पता है कि हिमालय में तो बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर जो स्नो होती है वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने की वजह से वाटर बन जाता है, और फिर वो रिवर्स से होता हुआ और ओशियन तक आ जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि बर्फ़ हमेशा पड़ती है, वहाँ पर हमेशा स्नो होती है, इसी की वजह से उसमें वाटर हमेशा अवेलेबल होता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। इंडस और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो नॉर्थ माउंटेन रेंज से स्टार्ट होती है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ज।
जब वो माउंटेन से बहती है तो वो माउंटेन को कट करते हुए क्या बनाती है, जोर्स बनाती है। ओके, जब वो माउंटेन्स के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से, पर्वतों के ऊपर से बहकर आती है तो वो उनको कट करते हुए, क्योंकि जब उनके ऊपर कंटिन्यू पानी बहेगा तो वो कट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या बनते हैं, जोर्स बनते हैं। जैसे आपको इस पिक्चर में देखो यहाँ पर शो कर रखा है कि हो सकता है कि पहले जो ये माउंटेन थे ये बिल्कुल कनेक्टेड थे, लेकिन रिवर्स की वजह से और रिवर्स की तेज़ फ्लो के कारण और हमेशा फ्लो होने के कारण ये थोड़ा थोड़ा कटते चले गए होंगे और काफ़ी लाखों साल के बाद अब ये इस पोजीशन में आ गए जिसको हम क्या बोलते हैं, जोर्स बोलते हैं। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम दियर सोर्स टू टू द सी। जो हिमालयन रिवर होती है वो अपने ऑर्गेनेट जगह से लेके और जब वो सी में, ओशियन में मर्ज होती है तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर करती है। ओके, तो हिमालयन रिवर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी बड़ी होती है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन दियर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जब वो पहाड़ों से होकर आती है अपने अपर कोर्स से तो वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सिल्ट और सैंड भी लेकर आती है, कैरी करके लेके आती है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर फ्रॉम मेंडर्स ओक्सबोलेक्स एंड meanders and oxbolex and many other depositional features in their floodplain. They also have well developed deltas. तो देखो यहाँ पर आपको जोर्स की पिक्चर दे रखी है पूरी कि कैसे एक रिवर जब ऑर्गेनेट होती है, कहाँ से वो स्टार्ट होती है और कैसे वो ओशियन में मर्ज होती है, तो वो कैसे कैसे किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सोर्स है, माउंटेन्स है और माउंटेन्स पे स्नो या रेन की वजह से उनको पानी यहाँ से मतलब रिवर्स जो होती है वो यहाँ से ऑर्गेनेट होती है। जब वो ऑर्गेनेट होती है, स्टार्ट होती है, तो वो बिल्कुल छोटी, मतलब जैसे देखो आपको यहाँ पर जो साइज़ दिख रहा है और बिल्कुल स्टार्टिंग में जो साइज़ दिख रहा है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब स्टार्टिंग में होती है, जब वो ऑर्गेनेट होती है तो उस टाइम वो स्मॉल साइज़ में होती है। जैसे जैसे वो आगे फ्लो करती है तो फ्लो करने के साथ साथ जैसे ही वो माउंटेन से और प्लेन एरिया में आती है और फिर ओशियन किस में मर्ज होती है तो उसका जो साइज होता है, एरिया जो होता है वो बड़ा होता चला जाता है। तो देखो सबसे पहले ऑर्गेनेट हुई, उसके बाद ये जो पार्ट होगा वो अपर कोर्स मतलब ये माउंटेन्स वाला पार्ट है। उसके बाद मिडल कोर्स मतलब माउंटेन से वो धीरे धीरे प्लेन एरिया जो होते हैं वहाँ पर आती है। उसके बाद प्लेन एरिया से भी वो प्लेन एरिया से और जब वो ओशियन की तरफ फ्लो करती है तो इस टाइप की शेप में देखो रिवर्स ये तो है नहीं कि बिल्कुल वो ऐसे सीधे की सीधे फ्लो करेगी, उनकी अलग डायरेक्शन होती है, उनका अलग एक वे होता है और उसी वे के अकॉर्डिंग वो फ्लो करती है। ऑक्सबो लेक देखो आपको यहाँ पर दे रखा है। अब क्या हुआ होगा कि काफ़ी टाइम पहले ये रिवर्स जो है वो ऐसे फ्लो कर रही होगी। ओके, फिर क्या हुआ कि ये नहीं है कि एक दो दिन में ये पूरा ऑक्सबो लेक बन जाता है, ऐसा नहीं होता, इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। देखो फिर क्या हुआ कि ज़्यादा मान लो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लो के कारण ये जो रिवर्स है ऐसे बह रही थी तो इसने थोड़ा थोड़ा इधर से ऐसे बहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपनी एक इधर से एक स्ट्रीम निकाल ली, यहाँ से भी फ्लो कर रही है और यहाँ से भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इस स्ट्रीम में ज़्यादा आना स्टार्ट होता, जो पानी था, वाटर था, वो इस स्ट्रीम में ज़्यादा फ्लो करता और इस स्ट्रीम में कम फ्लो करता। तो धीरे धीरे करके ये पार्ट जो है वो कट हो गया और कट होने की वजह से ये रिवर से अलग हो गया, जैसे बिल्कुल सेम आपको देखो इस पिक्चर में शो कर रखा है। इसकी वजह से जो ये कट वाला पार्ट होता है ये क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि ऑक्सबो लेक आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे बनती है। उसके बाद देखो लोअर कोर्स जो बिल्कुल ओशियन में मर्ज होने वाला पार्ट होता है और जैसे ही वो ओशियन में मर्ज होती है तो ओशियन में मर्ज होने से पहले उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है और उसका साइज लार्ज हो जाता है और साथ में वो जब ओशियन में मर्ज होगी तो उसके साथ साथ क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। ओके, और उसके बाद वो ओशियन में मर्ज हो जाती है। तो ऐसे करके जोर्ज ये जो पूरा पार्ट है वो जोर्ज का है कि कैसे एक रिवर फ्लो करती है, कैसे उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. जो पेनिनसुलर रिवर होती है
मोस्टली जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मोस्टली रिवर जो होती है वो सीजनल होती है। मतलब सीजनल का मतलब होता है कि वो पूरे टाइम उनमें वाटर फ्लो नहीं होता। ओके, पूरे टाइम उनमें पानी नहीं होता। उनमें पानी तभी आता है जब रेनफॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्नो या वाटर रिसोर्सेज अलग से नहीं होता, बस एक ही वाटर रिसोर्स होता है और वो होता है रेनफॉल। जब बारिश होगी तभी वो रिवर फ्लो करेगी, अदरवाइज उनमें जो पानी होगा या तो वो बहुत ज़्यादा कम होगा या बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। During the dry season, even the large river had reduced flow of water in their channels. ओके, क्योंकि जब ड्राई सीजन आता है, बारिश नहीं आती होती, तो उस टाइम उनके पास वाटर का कोई सोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें जो पानी होता है, जो वाटर लेवल होता है, वो रिड्यूस कम होना स्टार्ट हो जाता है। द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड स्लोवर कोर्स एज कंपेयर टू दियर हिमालयन काउंटर पार्ट। जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो छोटी होती है और सेलोअर होती है, लेकिन जो हिमालयन रिवर होती है वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी ज़्यादा स्पीड और काफ़ी ज़्यादा एरिया भी वो कवर करती हैं। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट। इनमें से काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होती है और अपने वेस्ट साइड में फ्लो करती है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर? क्या आप ये बता सकते हो कि पेनिनसुलर रिवर में जो सबसे बड़ी लार्ज रिवर्स कौन कौन सी है? मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। काफ़ी पेनिनसुलर रिवर ऐसी भी है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। ओके, तो ये हमारे पास रिवर्स के बारे में है, पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर में कुछ एक डिफरेंस हमें यहाँ पर पता चले हैं। उसके बाद हमारे पास हिमालयन रिवर के बारे में आता है कि हिमालयन रिवर्स का जो सबसे मेन पार्ट है, हमने दो टाइप के ग्रुप्स देखे थे इंडियन रिवर सिस्टम में। फर्स्ट था हिमालयन रिवर्स और सेकंड था पेनिनसुलर रिवर। अभी हमारे पास आता है हिमालयन रिवर्स के बारे में। तो हिमालयंस रिवर्स जो है उनको हम मेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ओके, तो ऐसे करके हम हिमालयंस रिवर को 3 मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा। दीज रिवर आर लॉन्ग एंड आर joined बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। जो ये रिवर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ए रिवर अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। एक रिवर जब अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्लो करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको रिवर सिस्टम हम किसे बोलते हैं। यहाँ पर आपके लिए 3 मेन टर्म हो गई, एक रिवर सिस्टम और 2 हमने पहले देखी थी, ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड। उसी में हमारे पास सबसे फर्स्ट आता है द इंडस रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर में सबसे पहले हमारे पास आता है द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर राइज इन तिब्बत। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से राइज होती है? तिब्बत से होती है। और तिब्बत में भी कहाँ से? नियर लेक मानसरोवर, जो मानसरोवर लेक है वहाँ से। फ्लोइंग वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट एंटर इंडिया इन द लद्दाख। और इंडिया में जब एंटर करती है तो वो कौन सी जगह होती है? लद्दाख होती है। इट फॉर्म ए पिक्चर्स्क्यू जॉर्ज इन दिस पार्ट। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। ओके, और ये सब कश्मीर में इंडस रिवर के साथ जॉइन होती है। इंडस रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? बाल्टिस्तान, गिलगिट एंड emerge फ्रॉम द माउंटेन एंड अटोक। बाल्टिस्तान और गिलगिट से भी ये फ्लो करती है। जो पार्ट हमारा इंडिया में ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। द सतलुज, द बीज, द रावी, चेनाब एंड झेलम join together to enter the Indus River
मिठानकोट इन पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया की कुछ रिवर, इंडिया में जो रिवर फ्लो करती है, सतलुज है, बीज, रावी, चेनाब और झेलम, ये सब भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। और ये इंडस रिवर में कहाँ पर ज्वाइन होती है, कहाँ पर इंडस रिवर को ज्वाइन करती है, ये करती है मिठानकोट में। और मिठानकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो ऐसे करके ये सभी इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ओके, तो जो इंडस रिवर है वो अपने साउथ की तरफ, फिर पहले तो ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और उसके बाद साउथ की तरफ, ठीक है, और अरेबियन सी में ये मर्ज हो जाती है ईस्ट ऑफ कराची, जो कराची के ईस्ट में है। इन इंडस प्लेन हैव ए वेरी जेंटल स्लोप विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ इंडस रिवर कितनी लंबी है, 2900 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनमें से एक इंडस रिवर भी है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडियन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। जो इंडस रिवर का बेसिन है, ठीक है, क्योंकि अपने एरिया में मेन रिवर है इंडस रिवर, तो इसलिए ये बेसिन भी बनाती है। और इसका मोस्टली पार्ट ए थर्ड लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है, और बाकी जो ये फ्लो करती है वो पाकिस्तान में है। ओके, तो ऐसे करके ये हमारे पास किसके बारे में दे रखा है, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, कि जो इंडस रिवर सिस्टम है वो किस तरह से इंडिया में लाई करता है। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा मेन पार्ट, द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो गंगा जो हमारी नेशनल रिवर है उसके बारे में हम देखते हैं। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फीड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर गंगा रिवर के बारे में बताया हुआ है कि जो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और वहाँ पर इसका नाम, इसको किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से। फिर ये अलकनंदा के साथ ज्वाइंट होती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग कहाँ पर है, उत्तराखंड में। एट हरिद्वार द गंगा अमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन। हरिद्वार में आकर गंगा रिवर माउंटेन से, ठीक है, जब तक वो हरिद्वार से पहले तक होती है तब तक वो माउंटेन से होते हुए आती है, लेकिन जैसे ही हरिद्वार में एंटर करती है उसके बाद गंगा रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट था ना, हमने पढ़ा था पहले, तो वो जो प्लेन एरिया है नॉर्दर्न का, तो वो उसमें एंटर करती है, और कहाँ पर, हरिद्वार में। देखो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी शो कर रखी है जिसमें भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिल रही है, देवप्रयाग में। उसके बाद द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालय। गंगा की काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज है, और कौन कौन सी है, जिनमें से सबसे मेन यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी गंगा की, जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। जो यमुना रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, हिमालय में। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीट द गंगा एट इलाहाबाद। उसके बाद ये गंगा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है, और इलाहाबाद में आकर ये गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है। ओके, गंगा रिवर से ये कब मिलती है, इलाहाबाद में। कौन सी रिवर, यमुना रिवर। द घाघरा, द गंडक, द कोसी, ये नेपाल हिमालय जो है वहाँ से राइज होती है। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सोइल फॉर एग्रीकल्चर यूज।
तो ये जो हमें रिवर दी हुई है घाघरा, गंडक और कोसी, ये सब नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय याद है ना आपको, हमने हिमालय को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था। तो नेपाल हिमालय का जो पार्ट था उसमें से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है? घाघरा, गंडक और कोसी। और ये रिवर क्योंकि नेपाल हिमालय से डायरेक्ट इंडिया में एंटर करके और बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, उसकी वजह से जब रेनी सीजन आता है उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसकी वजह से फ्लड भी वहाँ पर आता है। नॉर्दर्न प्लेन में हर साल वहाँ पर फ्लड आता है और उसका रीजन होती है ये सभी रिवर, मोस्टली यही रिवर होती है, ओके, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन साथ ही ये वहाँ की सोइल को काफ़ी ज़्यादा एनरिच, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाती है ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सके। The main tributaries which come from the peninsular upland are the Chambal, the Betwa and the Son. These rivers from semi-arid areas have shorter course and do not carry much water in them. इसके अलावा और भी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, जैसे चंबल, बेतवा और सन है, जो पेनिनसुलर की तरफ से इसमें कनेक्ट होती है। इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छोटी भी होती हैं। गंगा रिवर जो है वो अपने ईस्ट की तरफ, ठीक है, जो हमारी ईस्ट साइड है उसकी तरफ वो फ्लो करती है। और ईस्ट में कहाँ तक? इंडिया में कहाँ तक? जो फराक्का, ठीक है, सबसे लास्ट जो ईस्टवर्ड पार्ट है वो फराक्का, और कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, और गंगा रिवर जो अपना डेल्टा बनाती है उसका ये नॉर्दर्न मोस्ट सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट भी है। द रिवर बिफोकेस्ट हेयर भागीरथी हुगली, हुगली जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरीज है, फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड द जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, साउथ की तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्रा रिवर को ज्वाइन करती है, और वो भी कहाँ पर? बांग्लादेश में। और जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है तो उस टाइम इन दोनों को किस नाम से जानते हैं? मेघना रिवर के नाम से। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों रिवर बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है और वहीं पे अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डेल्टा भी बनाती है, और वो कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। ओके, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब मर्ज होती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, तो उसके बाद मेघना रिवर के नाम से जानी जाती है, और उसके बाद ये साउथ की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, और वहीं पे बंगाल के पार्ट में, ओके, पूरा बंगाल का जो साउथ पार्ट होता है वहाँ पर ये अपना वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। लेंथ कितनी है गंगा रिवर की? 2500 किलोमीटर। उसके साथ यहाँ पर आपको सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी दिया हुआ है डू यू नो में, तो ये भी आपको पढ़ना है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ से आया है? जो सुंदरी ट्रीज है उसकी वजह से लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है वर्ल्ड का, और साथ में होम है किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का। तो ये था हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन पार्ट रहा वो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका, और उसके बाद में हमने हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंसेस देखे। हिमालयन रिवर में इंडस रिवर और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में भी हमने इस पार्ट में कवर किया है। तो आई होप जो मेन टॉपिक हमने अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो।
साथ में आपको जो मेन पार्ट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें करना है, जो आपको ये पिक्चर यहाँ पर शो कर रखी है, रिवर की जो मेन फीचर्स है उसके बारे में, ठीक है। ये जो मेन पार्ट है, ये पूरी पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और इसको अच्छे से समझना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर रिवर बनाती है। तो आई होप कि आप ये टॉपिक आप अपनी नोटबुक में करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ते हुए और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें आपको पीडीएफ में बताई गई थी वो आपने अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।